नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पिछले 3 दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास रहे हैं। सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इस बात पर मुहर लगाई कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। खास बात है कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया था और इसके बाद अगले 4 साल 4 महीने और 6 दिन में राज्य में सुरक्षा, शांति, विकास, समृद्धि और विश्वास का वातावरण बहाल हुआ। अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि 370 हटने के बाद कितना बदला है कश्मीर, और साथ ही हम इन 2 संशोधित बिल, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संशोधन बिल पर भी बात करेंगे। इन दोनों बिलों से जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव होगा, ये हम बताएंगे। हमारे खास मेहमान इस बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले देखते हैं कि जो आज नए कश्मीर का निर्माण हो रहा है उसे लेकर स्थानीय लोग क्या सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन बेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना वो जो है कारोबार करता है। जम्मू कश्मीर मैं ये कहूँगा पूर्ण तरीके से भारत की मूल धारा के साथ जुड़ चुका है। हम नई डेवलपमेंट की तरफ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है और इस फैसले का पूरे जम्मू कश्मीर की सारी यहाँ जो लोग हैं वो इसका वेलकम कर रहे हैं, आज खुशियां मना रहे हैं, झूम रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है या आगे भी होगा, ये मुल्क के हित के लिए होगा। भगवान का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक क्लियर अनएम्बिगुअस एक जजमेंट दे दिया और 3-4 बातों को खत्म कर दिया। एक कि भाई आर्टिकल 370 का अब्रोगेट करना परफेक्टली लीगल है। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनल सॉवरेनिटी ये कोई है नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का वैसे ही एक अभिन्न अंग है, टेरिटोरियली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली जैसे किसी कोई और स्टेट है। और तीसरी बात, इस जजमेंट के आयाम में जिसको खासतौर से एक्सप्रेस किया जस्टिस कोल ने, उन्होंने इस बात को माना कि वो माइग्रेशन वहाँ पे ये फोर्स्ड माइग्रेशन थी कश्मीरी पंडितों की, और वहाँ से जो निकल के आए हैं वो कोई वॉलंटरी माइग्रेशन करके नहीं आई हैं। इससे एक रास्ता साफ हो गया कि भारत सरकार क्लियरली आप ये स्टैंड ले ले कि कश्मीरी हिंदू का जिनोसाइड वहाँ पे हुआ है और हमको जिनोसाइड का रिवर्सल करने के लिए जो काम करने वो करने चाहिए। 33% रिजर्वेशन हुई है हमारे बिलों के लिए, हम इसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। मैं प्रधानमंत्री का और सभी अपने माननीय सदस्यों का इस चीज़ के लिए बड़ा वेलकम करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक अच्छी चीज़ सोची है। आने वाले वक्त में हमारे जो विमेन हैं वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। ये रिजर्वेशन उनके बेनिफिट के लिए है, तो हम खुले दिल से इसका स्वागत करते हैं। मोदी जी पहले दिन से विमेन एम्पावरमेंट की बात करते रहे हैं, विमेन की सशक्तिकरण की बात करते रहे हैं और उन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से ऑनर किया है। बिकॉज इस बिल की बहुत बार से चर्चा चल रही थी, बहुत सालों से इस बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी और कागजों में ये बिल कहीं ना कहीं दब गया था। लेकिन ये बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद ऑब्वियसली ये एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा है और इसका हमारे को एग्जीक्यूशन मिलेगा, जो वुमेन के लिए बहुत पावरफुल बिल है। तो अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने से अब नया क्या बदलाव होगा और कितना तेज होगा कश्मीर का विकास, और 2 नए बिल कितना बड़ा बदलाव कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लाने वाले हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान सुशील पंडित, जो विश्व प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारे साथ थोड़ी देर में दीपांकर सेनगुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और 370 हटाने को लेकर जो 4 साल पहले फैसला लिया था केंद्र सरकार ने, उस पर मुहर लग गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदलाव आप देखते हैं? विकास और कितना तेज होगा? कश्मीर में क्या बदलाव आप देखते हैं?
देखिए, विकास तो निरंतर होता ही रहेगा और पिछले 4-5 वर्षों में बहुत तीव्र गति से दिख भी रहा है जी। लेकिन यदि विकास को एक तरफ रखा भी जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट इस विषय में उसी समय संज्ञान लेकर के सुनवाई करती जी, तब अगर हम ये ना कहते कि पत्थरबाजी रुकने वाली है, विकास होने वाला है, शांति स्थापित होने वाली है, बहुत से पर्यटक आने वाले हैं, अभी ये सब नहीं भी हुआ होता और तब भी अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेती तो उन मुद्दों के ऊपर जी, हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक मुद्दा यह था, बार बार कहा जाता था कि विलय सशर्त हुआ है, केवल 3 विषयों को लेकर विलय हुआ है जी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह बोगस माना। उन्होंने कहा जब विलय हुआ, संप्रभुता भारतीय संघ में विलीन हो गई पूरी तरह, कोई भी रेजिडुअल सॉवरेनिटी, बची खुची संप्रभुता राज्य में नहीं थी। ये इस बात की नींव हिला देती है कि वहां पर किसी भी तरह का अलग निजाम, अलग व्यवस्था होनी चाहिए थी भारत से। अच्छा सुशील जी, हम देखते हैं कि वैसे तो 500 से 60 ज़्यादा रियासतों का भारत में विलय हुआ आज़ादी के बाद, लेकिन ये कश्मीर के साथ 370 जोड़ दिया गया। ये क्या ये थोपा गया एक तरह से पूरा प्रकरण कि ज़बरदस्ती लाद दिया गया 370 को? क्या लगता है आपको? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि विलय तो हुआ 26 अक्टूबर 1947 को जी, और 370 उसके 2 साल बाद आया 1949 में जी। तो इन 2 वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर के युद्ध चला, जो 1 जनवरी 1949 को अपनी ओर से यूनिलैटरल सीज फायर भारत ने उसको युद्ध विराम की शक्ल दी। लेकिन इस बीच में वही शेख अब्दुल्ला, जिन पर भरोसा करके नेहरू कश्मीर की पूरी बागडोर उन्हें सौंपवा चुके थे महाराजा हरि सिंह से, और उन्हें ही नियुक्त किया था उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पैरवी करने के लिए कश्मीर के विषय पर, वो थोड़ा इधर उधर हो रहे थे। और जब उन्हें इधर उधर होते देखा तो उनसे नेहरू जी ने लंबी वार्ता की और उस वार्ता में उन्होंने बहुत से कंसेशंस मांगे जी, बहुत सी रियायतें मांगी, बहुत से उन्होंने एक्सेप्शंस क्रिएट किए, ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं। और वो उन्हीं कंडीशंस की नतीजे थे। अब आप सोचिए, खुद शेख अब्दुल्ला संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने स्वयं भारत के संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए, साथ में उनके 4 साथियों ने किए, लेकिन उसी संविधान को वो कश्मीर में लागू क्यों नहीं होने देना चाहते थे? तो इस तरह के विरोधाभास जब सामने आए और उन्होंने 370 जैसी बात मांगी, फिर 370 के बाद उन्होंने अलग से संविधान मांगा, अलग से ध्वज मांगा, अपने आप को वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर कहलवाना मांगा, और फिर उसके बाद उन्होंने नागरिकता भी अलग से परिभाषित करने वाला 35A जैसा प्रावधान मांगा। तो ये शनय शनय अपने वर्चस्व को बढ़ाना, अपने प्रभुत्व को बढ़ाना और किसी तरह संप्रभुता हासिल कर लेना, सॉवरेनिटी हासिल कर लेना, ताकि उसके जो भारत संघ के साथ उसका जो रिश्ता था उसको कमजोर किया जा सके। अच्छा, अगर हम इतिहास से निकलकर वर्तमान में आए और अगर हम पिछले 4 साल की बात करें, ठीक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अभी आया है, लेकिन अगर हम 370 हटने के बाद जो 4 साल गुजरे हैं उसके अंदर कितना बड़ा बदलाव आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव इस दृष्टि से है कि जहां उधर आए दिन वारदातें होती थीं, हड़तालें होती थीं, पथराव होता था, सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ी समस्या थी, वहां स्कूल कॉलेज ठीक से नहीं लग पाते थे, बाजार नहीं खुल पाते थे, दफ्तर नहीं चल पाते थे, ऐसी स्थिति में बदलाव आया है। ये एक उल्लेखनीय बदलाव है, ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सिम्टम्स ठीक हुए हैं। अब जैसे बीमार व्यक्ति हो तो उसे तेज बुखार होता है, या उसे खांसी होती है, या उसे अपच होता है, तो सिम्टम्स जो हैं वो अपच है, तेज बुखार है, खांसी जुकाम है, वो सिम्टम्स तो ठीक हुए हैं। लेकिन हमें ये मान लेना कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो ये भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वहां अभी भी AFSPA लगा है, वहां अभी भी राष्ट्रीय राइफल्स की 65 बटालियनें काम कर रही हैं, वहां अभी पिछले महीने सितंबर में एक ही दिन में एक कर्नल, एक मेजर
और एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक ही दिन में, और एक जवान को हमने खोया है। तो आशंकाएं बनी हुई हैं। जिहाद ने लेकिन ये भी सत्य है कि बदली है। आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है, ये भी सत्य है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है क्योंकि उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। अब वो बड़े हथियार लेकर के सीधे एनकाउंटर पे नहीं उतरते हैं, छोटे हथियार लेकर के टारगेटेड किलिंग करते हैं। अब उन्हें मालूम है कि उन्हें प्रश्रय देने वाला, उन्हें सपोर्ट देने वाला एक सिस्टम आज भिखारी बना हुआ है, कंगाली के कगार पर है, उन्हें मदद करने की हालत में नहीं है। तो इसलिए उन्होंने भी अपना हाथ थोड़ा खींचा है, अपनी जानें बचाई हैं, अपने रिसोर्सेज को थोड़ा बचा के चल रहे हैं। जी ठीक है। सुशील जी, आप बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी चर्चा के 2 बिंदु और बाकी हैं। हम बात करेंगे उन बिलों की जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं और लेकर आए गए हैं संसद के अंदर। उन बिलों का क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बदलते कश्मीर की, विकसित कश्मीर की और नए कश्मीर की। और हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं सुशील पंडित, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कश्मीर मामलों के जानकार हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपांकर सेन गुप्ता, जो प्रोफेसर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, साथ ही कश्मीर मामलों के जानकार हैं। दीपांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपांकर जी, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मोहर लगा दी है सरकार के 4 साल पुराने फैसले पर 370 हटाने के। अब आप देखते हैं कि जो पिछले 4 साल में जो बदलाव हुआ, उसके बाद क्या बदलाव में और तेजी आएगी? जो बदलता कश्मीर है उसके अंदर नया विकास हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल आएगी। देखिए, इन 4 सालों में सरकार ने क्या किया है। इन 4 सालों में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी एम्फेसिस दिया है। जी
हमारे कागज पे जम्मू कश्मीर में बहुत खर्चा होता था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर का देखता और तुलना करता पड़ोसी रियासत जो हिमाचल का है, तो जमीन आसमान का फर्क था। पर इन 4 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि हिमाचल जैसे हो गया है, पर वहां पे आ रहा है। पर देखिए, पहला काम क्या था कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देना, दूसरा काम सरकार का है कि निवेश प्रदेश में लाना। अब जब निवेश ला रहे हैं, ये दूसरों का पैसा है, जो बेसिकली बिजनेसमैन निवेशक का पैसा है, उसके दिमाग में शांति का, उनको जो एक सर्टेनिटी का माहौल रहना चाहिए, उनको लगना चाहिए जहां पे मैं निवेश कर रहा हूं वो व्यापार के लिए वहां पे अनुकूल सब कुछ है। और ये जो जजमेंट जो सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें संवैधानिक जो एक अशांति था, ये एक अनसर्टेनिटी था, ये खत्म कर देता है। क्योंकि ये धारा ऐसा था, इसके जरिए बहुत सारे लोग, और इन सारे लोगों में राजनीतिक लोग भी थे, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी थे, जुडिशरी के लोग भी थे, वो इस धारा को लेके उल्टे सीधे बयान देते थे, जजमेंट्स भी उनके उल्टे सीधे होते थे, जिसके तहत जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो बनना चाहिए था वो बनता नहीं था। अब ये धारा हट चुका है, सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग चुका है, बहुत एम्फेटिकली लगा है, और इसीलिए बहुत सारी जो अनिश्चितताएं थी इस रियासत के साथ, वो मैं मानता हूं खत्म हो गया है। अब ये एक कड़ी है, दूसरा कड़ी है लॉ एंड ऑर्डर, जो सरकार बखूबी निभा रहा है, और तीसरा कड़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 3 कड़ी और पॉलिसी रिफॉर्म्स के साथ साथ अगर आप देखते हैं, मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छी नतीजे की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा और लोगों को नौकरी मिलेगी। तो मैं मानता हूं अगर हम 370 के इतर दीपांकर जी बात करें, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक जो आया है, उससे कितना बड़ा परिवर्तन जो SC ST समुदाय या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव इस संशोधन के बाद आएगा? देखिए, SC STs के लिए तो रिजर्वेशन आपके सरकारी नौकरियों में थी जी, पर जो OBC रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे सोशली अंडर प्रिविलेज्ड वीकर सेक्शंस की बात करती थी, और ये नॉमेनक्लेचर इतना वेग है जिसके चलते यहाँ पे बहुत कुछ होता था। अब आपका नॉमेनक्लेचर जो है ऐसा एक नॉमेनक्लेचर है जो एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर है अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें वो ह्यूमिलिएटिंग जो नॉमेनक्लेचर है सोशली अंडर प्रिविलेज वाला, वो चला गया है। स्टैंडर्ड्स आपकी वही रहेंगी। जो देखिए, ये जो हम कायदे कानून यहाँ पे ला रहे हैं, रिजर्वेशन के कायदे कानून ला रहे हैं, दूसरे रियासत में जो चलता है, जो स्टैंडर्ड्स है, उसी स्टैंडर्ड जम्मू कश्मीर में अप्लाई हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे सरकारी कामकाज बढ़ जाएगी। नंबर 1, जो वर्ग जिनको रिजर्वेशंस नहीं मिल रहा था, जो अंडर रिप्रेजेंटेड थे, और जो कवच जो था वो आर्टिकल 370 था। आप कुछ भी कहते थे कि दूसरे रियासत पर लागू है, यहाँ पे क्यों नहीं है आर्टिकल 370, वो कवच हट चुका है। वो जो एक अजीब और गरीब एक जो कारण था वो हट चुका है, और मुझे लगता है कि दूसरे रियासतों में जो आपके स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो जम्मू कश्मीर में आ रहा है। ठीक है। सुशील जी, जो भी बात दीपांकर जी कह रहे थे कि किस तरह से अनदेखी हुई, और हमने देखा कि किस तरह से कश्मीर पंडितों की बात हुई, उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंची, लेकिन एक पहलू और भी था जम्मू कश्मीर का, कि जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ व्यवहार हुआ, क्या ये किस तरह की विसंगति थी और उसकी क्या वजह आप देखते थे? क्या इसके लिए सबसे बड़ा जो बाधा थी वो 370 ही थी, जैसा कि प्रोफेसर दीपांकर कह रहे हैं? जी, एक्चुअली 370 के माध्यम से ही वहां 35A जैसा एक प्रावधान आया, जिसने वहां की व्यवस्था को अपने नागरिकों को परिभाषित करने की छूट दी, और उन्होंने उसके माध्यम से PRC जैसा एक सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाया। अब एक बार 50 के दशक में जब वहां पर हड़ताल हुई सफाई कर्मचारियों की, और पंजाब क्षेत्र से वाल्मीकि परिवारों को मंगाया गया इस आश्वासन के साथ कि हम आपको PRC देंगे, वहां की स्थायी नागरिकता देंगे, आइए हमें महामारी से बचाइए, तो वो आए। PRC यानी स्थायी नागरिकता, हाँ, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो वहां के स्थायी नागरिकों को जो एक तरह से प्रिविलेजेस प्राप्त थी कि आप घर बना सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, वहां अपने बच्चों को स्थानीय संस्थानों में पढ़ा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, तो ये सब
जो बातें थी ये उनके ऊपर लागू हुई, लेकिन आप कमाल देखिए, उन्हीं की अगली पीढ़ी जब पढ़ लिख गई और उन्होंने कहा कि अब हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अफसर बनना है, वकील बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, हमें अन्य क्षेत्रों में जाना है, तो वहां की व्यवस्था ने कहा आपके पूर्वजों को यहां सफाई के लिए बुलाया गया था, अगर आप सफाई का काम नहीं करते हैं तो आपसे ये नागरिकता छीन ली जाएगी। आप सोचिए, दलित उत्पीड़न का इससे भयंकर उदाहरण, बिल्कुल, और पूरे वो भारत भी में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, आप उसको संस्थागत करते हैं। पूरे देश में दलित उत्पीड़न पर बात हुई, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीति की वजह से जो जम्मू कश्मीर में हो रहा था उस पर इस देश में कभी चर्चा नहीं हुई। फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल से जो संशोधन हुआ है उससे क्या परिवर्तन होंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करे शुरू। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारे खास कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। सुशील पंडित हमारे साथ हैं, कश्मीर मामलों के जानकार, साथ ही प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम ब्रेक के पहले हमने बात की थी जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक की। अगर हम सुशील जी बात करें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में जो संशोधन हो रहा है उसके बाद जो परिसीमन हुआ, जो बदलाव हुए, और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, जो कभी एसटी लोगों को वहाँ पर जो रिजर्वेशन नहीं मिलता था अब वो मिल रहा है, ये कितना बड़ा कदम है? देखिए, वहाँ के सीमांत क्षेत्रों में जिन्हें हम गुज्जर कहते हैं, बकरवाल कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं, पहले उन्हें राजनैतिक आरक्षण प्राप्त नहीं था, वहाँ पर उनके लिए सीटें रिजर्व नहीं थीं। अब इसके माध्यम से उन्हें भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनके लिए आरक्षित सीटें बनेंगी। तो जो पूरे देश में एक प्रक्रिया है एससी और एसटी को लेकर के जो आरक्षण है वो कश्मीर में यथावत लागू होगा, ये एक बड़ा कदम है। पूरे देश के ऐसे 100 से ज्यादा कानून थे जो वहां लागू नहीं होते थे, बिल्कुल। तो अब वो व्यवस्था के साथ पूरी तरह जुड़ने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, कश्मीर के संविधान में मूलभूत अधिकार जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं उसका तसव्वुर नहीं था, उसका सोच तक नहीं थी। अब भारत का संविधान पूरी तरह वहां लागू होता है तो वहां के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं इसका लाभ मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है संवैधानिक स्तर पर, कागजी और फॉर्मल लेवल पे। लेकिन मैं चलते चलते अगर एक बात ना कहूं तो बात अधूरी रह जाएगी जी। इस पूरे बदलाव का जो लिटमस टेस्ट है, जो अग्नि परीक्षा है, वो है कि वहां से निकाल दिया गया निष्कासित, हिंसक निष्कासित समुदाय जो है, हिंसा के साथ निष्कासित समुदाय जो है, वो है वहां का हिंदू समुदाय, जिसने सबसे पहले मार झेली इन्हीं व्यवस्थाओं को लागू कराने के लिए, क्योंकि वो भारत के पक्ष में था, देशभक्त समुदाय था और इसी की कीमत उसे चुकानी पड़ी। जब तक वो समुदाय वापस अपने स्वाभिमान और सुरक्षा के साथ वहां नहीं जाता, ये सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जब तक जो विस्थापित हिंदू थे जिन्हें हिंसक तरीके से बाहर निकाला, जब तक उन्हें कश्मीर में वापस पुनर्स्थापित वो लोग सम्मान के साथ नहीं होते, तब तक विकास
पूरी तरह से मुकम्मल नहीं माना जा सकता, लेकिन यह भी तय है कि जिस तरह से 370 हटने के बाद कश्मीर में विकास हो रहा है, उससे एक और उम्मीद बंधी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक नई उम्मीद और जागी है कि यह विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मेरे मेहमानों का शुक्रिया। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।